ओके, तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन था आई थिंक, राइट। हमने पहले दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स के कारण ए बी और सी पॉइंट पे तो निकाल लिया था हमने क्लास में। फिर मैंने एक और स्फीयर ऐड किया जिसके चलते बाहर एक डी पॉइंट एक और ऐड कर दिया। अब सारे पॉइंट्स पे निकालना है, चेंज होगा मतलब वैल्यूज चेंज होगी। ठीक है, लेट्स सी, एक एक करके देखते चलते। ये ना कंसेंट्रिक है, थोड़ा डायग्राम से नहीं लग रहा, पर ये सारे कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं तीनों के तीनों। ठीक है, नाउ क्विकली लेट्स डू दिस। तो फिर से एक बार देखना स्टार्ट करते हैं, वेरीफाई करते चलेंगे। अगर मुझे इनसाइड हमारे पास एक पॉइंट है, लेट्स से यहां वो पॉइंट है ए पॉइंट। अगर इनसाइड मुझे फील्ड निकालनी है, वो तो अभी भी रहेगी जीरो। ठीक है, इनसाइड फील्ड अभी भी जीरो रहेगी, बिल्कुल सही है। और पोटेंशियल अगर मुझे इनसाइड देखना है तो Q1 के कारण बिल्कुल सही है, Q2 के कारण भी बिल्कुल सही है, लेकिन साथ में ये ऐड कर देते हैं। यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा? के Q3 अपॉन सी। ठीक है, और अगर हम बी पॉइंट पे आ जाते हैं, बी पॉइंट पे फील्ड अभी भी Q1 के कारण आएगी, ये सही है, कुछ ऐड नहीं करना। और बीबी की बात करेंगे, देखो के Q1 अपॉन आर प्लस के Q2 अपॉन बी प्लस के Q3 अपॉन सी, यही चीज यहां पे भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं सी पॉइंट की बात करूंगा, फील्ड सही है, पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, दैट इज फिर से यहां पे कितना ऐड हो जाएगा? सेम के Q3 अपॉन सी ऐड। अभी जल्दी से डी पॉइंट कर देते हैं। तो डी के ऊपर अगर मुझे फील्ड निकालनी है, फील्ड एट डी इज गोइंग टू बी, तीनों के कारण ऐड हो जाएगी अपॉन आर स्क्वायर, है ना। चाहे इंडिविजुअली लिख लो या एक बार में लिख देते हैं, के Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्लियर है? और यहां पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है, V एट पॉइंट डी निकालना है, तो उसके लिए क्या? सेम के Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन आर, बिकॉज तीनों के ही बाहर चले जा चुके हैं, तो ये यूज हो जाएगा। ये निकाल देते सबने। क्लियर है होमवर्क क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पे ना एक चीज देखो, अभी अभी जो हमने जैसे क्वेश्चन किया, तो जब हम लोग थिन शेल्स के साथ डील कर रहे हैं, तो हमने देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमको करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो अगर मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखानी है, आई कैन क्लियरली से कि इनसाइड चार्ज कितना आएगा? जीरो। ये बाहर वाले सरफेस पे Q1, यहां पे माइनस Q1, यहां पे Q1 प्लस Q2, यही होगा। और इस सरफेस पे, इनर सरफेस ऑफ द आउटर वन, माइनस Q1 प्लस Q2, और बाहर कितना आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। पर जब मुझे फील्ड एंड पोटेंशियल निकालने थे, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने की। क्यों नहीं जरूरत पड़ी है? क्योंकि मैं एक तरीके से ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ये मेरे पास स्फीयर है, तो टोटल चार्ज कितना है इसके पास? Q3 चार्ज है इवेंचुअली, और वो सेम एट अ डिस्टेंस C के ऊपर पड़ा हुआ है। मतलब आई कैन जस्ट ट्रीट इट एज अ सिंगल, मतलब मुझे डिस्ट्रीब्यूशन को देखने की जरूरत नहीं है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि अंदर वाले पे माइनस Q1 प्लस Q2 है, बाहर वाले पे Q1 प्लस। मैं टोटल मिला के देख सकता हूं, बिकॉज इवेंचुअली वो पूरे C डिस्टेंस पे रखा है। सिमिलरली इसके पास कितना है? Q2 चार्ज जो कितने पे? B पे है। इसके पास कितना है? Q1 है जो कि A डिस्टेंस पे है। दोनों को मिला के मैंने हैंडल कर लिया विदाउट इवन लुकिंग एट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई कैन सॉल्व द इंटायर क्वेश्चन। मैं हर पॉइंट पे फील्ड पोटेंशियल निकाल सकता हूं। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज यही काम हम लोग को जब थिक शेल में करना है, वो डिस्ट्रीब्यूशन के बिना नहीं करेंगे। पहले डिस्ट्रीब्यूशन बनाया करेंगे, फिर जाके हम लोग उसके फील्ड्स एंड पोटेंशियल लिखेंगे। जल्दी से हेडिंग बना लो, थिक शेल। थिक शेल, थिक शेल। तो आई हैव दिस थिक शेल, है ना। थिक शेल सब लोग को समझ में आता है। थिक का मतलब क्या है? एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो कि एक बड़े कंडक्टिंग स्फीयर में एक कैविटी कर रखी है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो मटेरियल है, वी हैव द मटेरियल इनसाइड दिस रीजन। तो ये हमारा एक थिक शेल बन चुका है, और यू कैन से कंडक्टर के इनसाइड एक कैविटी है। ठीक है जी। ये जो रेडियस है,
इसको ले लेते हैं ए, और ये रेडियस को हम लोग ले लेते हैं बी। ठीक है जी, सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। हमने सेंटर के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है सेंटर के। ठीक है, लेट्स से बस इतने से केस को ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इफ यू वांट तो मटेरियल को भी अलग से कुछ कैपिटल क्यू दे दो इफ यू वांट, बट लेट्स से एक सिंपल केस करते हैं। नाउ क्वेश्चन ये है, हमको बोला जा रहा है कि फाइंड द फील्ड एंड पोटेंशियल एट टू गिवन पॉइंट्स। एक पॉइंट हमको इनसाइड दे दिया ए पॉइंट, और एक पॉइंट हमको आउटसाइड दे दिया। सो दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर मुझे निकालना है। ठीक है, तो देखो हमने थिन के लिए तो ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन अब जब थिक शेल को सॉल्व करेंगे ना, तो मुझे दोनों के दोनों चीजें रिक्वायर्ड है। मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पता होनी चाहिए दोनों सरफेसेस पे कितनी है। पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, तो जल्दी से मुझे बता दो कि इनर सरफेस पे चार्ज कितना जाएगा, माइनस क्यू, और आउटर पे कितना जाएगा, प्लस क्यू। ठीक है, और अगर इस बॉडी को हमने लेट्स से कैपिटल क्यू दे रखा होता तो यहाँ पे क्यू प्लस क्यू आ जाता। वी ऑलरेडी नो दैट, ये चीज समझ में आती है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द फील्ड एट पॉइंट ए के ऊपर फील्ड कितनी है, आंसर इज स्टिल गोइंग टू स्टे सेम, दैट इज जी देखो यहां पे सर आप एक गॉसियन सरफेस बना लो, और जैसे ही आप एक गॉसियन सरफेस बनाओगे इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एक प्लस क्यू आएगा, और उसके चलते हमारी फील्ड निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है जी, उसके चलते फील्ड आ जाएगी सिंपली के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर क्या, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओ से लेके ए तक, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये सेम रहेगा, इसमें नहीं फर्क आएगा। फर्क कहां आएगा, अब देखो जल्दी देखो बोर्ड के ऊपर। अब जब मैं पोटेंशियल निकालूंगा ना, इफ आई फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, अब ए के ऊपर पहले इस पॉइंट चार्ज के कारण निकाल लेते हैं। पॉइंट चार्ज के कारण तो सिंपल ही होता है के क्यू अपॉन आर। अब जो हमारे पास माइनस क्यू है, तुम एक ऐसा मान लो कि माइनस क्यू एक हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है ए, तो इसके चलते कितना हो जाएगा, प्लस के इंटू माइनस क्यू अपॉन ए। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन जो आउटर वाला है उसके चलते क्या लिखोगे, प्लस के क्यू अपॉन बी। एक्चुअली यही सारा फर्क आ गया। जब हम लोग यही क्वेश्चन को थिन के लिए सॉल्व करते थे ना, देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे थिन शेल था, फिर क्या बोलते थे, प्लस क्यू, यहां पे क्या था, माइनस क्यू, यहां पे क्या था, क्यू था, और मुझे कोई बोले कि यहां पे फील्ड निकालनी है, तब जब मैं यहां पे फील्ड निकालूंगा इस ए पॉइंट के ऊपर, क्यू के कारण निकाल दूंगा सेम के क्यू अपॉन आर, लेकिन जब मैं इन दोनों के कारण यहां फील्ड निकालूंगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, प्लस के इंटू माइनस क्यू अपॉन ए प्लस के इंटू क्यू अपॉन ए। तो इसलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी थी मुझे, क्योंकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट मैंने किया उनकी फील्ड यहां पे नेट कितनी बनी, ए पे 0, उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। समझ में आई ये बात? अब फील्ड बोल रहा हूं, सॉरी पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, पोटेंशियल उन्होंने 0 कर दिया था, तो इसलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन यहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ रही है, बिकॉज यहां पे दोनों का जो डिस्टेंस है, जो रेडियसेस हैं, वो दोनों हॉलो इंडिविजुअल हॉलो स्फीयर्स जो बन गए हैं ए एंड बी है। इसीलिए जब भी थिक शेल का क्वेश्चन आएगा तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले हम उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन करें। क्या समझ में आ गया? क्या ए पॉइंट क्लियर है सबको? जल्दी से बी पे आ जाओ। लेकिन बी पॉइंट पे फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली खास, क्योंकि इवेंचुअली तुम बाहर चले जा चुके हो, और तुम पूरे इससे बाहर चले जा चुके हो, तो फील्ड एट बी कितनी आएगी, दैट इज सिंपली गोइंग टू बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और पोटेंशियल एट बी भी कितना आ जाएगा, सिंपली दैट इज के क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल को नहीं फर्क पड़ रहा, क्योंकि जब तुम बाहर चले जाते हो ना स्फीयर्स के, वो स्फीयर क्या बन जाता है, एक तरीके से पॉइंट चार्ज एट द सेंटर, तो उनके रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सारे के सारे एक तरीके से पॉइंट चार्ज एट द सेंटर हैं, तो टोटल चार्ज क्यू पड़ा हुआ है सेंटर के ऊपर। समझ में आ गया? तो चार में से ना सिर्फ एक क्वांटिटी ऐसी है जिसको फर्क पड़ा, वो क्या था, पोटेंशियल, और वो भी कहां पे, इनसाइड। जब हम लोग अंदर पोटेंशियल निकालते हैं ना, तो थिक शेल और थिन शेल में अलग हो जाएगा, क्योंकि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के चलते उनके रेडियस अलग हैं, इसलिए डिफरेंस आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो एक पॉइंट बना के लिख लो
hence we should also consider distribution in case of thick shells. Hence we should also consider distribution in case of thick shells for calculation of fields and potentials. ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो लेकिन थिन शेल के बारे में ना वन थिंग आई वांट कि जो तुम याद करना है, इस बात को याद रखना हमेशा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बताने वाला हूं सिर्फ पता होना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, समझो। अगर मैं तुमको बोलूं कि यहां पे मेरे पास एक ऑब्वियसली एक थिन शेल लिया मैंने और बिल्कुल सेंटर में एक प्लस क्यू रख दिया, और अगर अब ऑब्वियसली यहां प्लस क्यू रखा है तो हमारी बॉडी के ऊपर इनर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा? माइनस क्यू। सॉरी, माइनस क्यू रखा है तो यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा, यहाँ प्लस क्यू रखा है तो मैं प्लस क्यू रख देता हूँ, लेट्स मी डू द सेम थिंग, प्लस क्यू, और यहाँ मैंने रख दिया तो यहाँ पे हमारा चार्ज कितना आ जाएगा? माइनस क्यू। और ये जो माइनस क्यू है ना, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पूरे सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑब्वियसली क्योंकि तुमने सेंटर पे रखा है, एकदम सिमेट्रिकली रखा है, तो कोई पार्शियलिटी तो करनी नहीं है, पूरे सरफेस को यूनिफॉर्मली इक्वल चार्ज बांट देना है कि जितनी चार्ज डेंसिटी यहां है उतनी चार्ज डेंसिटी यहां पे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो माइनस क्यू है ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्या ये बात समझ में आई? और जो बाहर चार्ज आएगा ना, ये भी क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकली हो जाएगा। कितना आएगा? प्लस क्यू, टोटल प्लस क्यू चार्ज आएगा, ये भी हो जाएगा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, ये तो सर बहुत लॉजिकल सी बात है, सही बोल रहे हो, होना भी चाहिए। लेकिन व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर इज कि यहीं पे अगर मैं चार्ज को प्लेस करूं, नॉट एट द सेंटर बट समवेयर लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, सोच के बताओ क्या अभी भी चार्ज तुम्हारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा इनर सरफेस पे? नहीं। अब तुम्हारा जो माइनस चार्ज है ये अनइवनली अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस क्यू जो चार्ज है दिस विल बी असिमेट्रिकली, अनसिमेट्रिक बोल दो या असिमेट्रिक बोल दो, असिमेट्रिक। ठीक है, और क्या लगता है किधर ज्यादा होगा? राइट साइड पे माइनस चार्ज ज्यादा आएगा कि लेफ्ट पे ज्यादा आएगा? राइट पे ज्यादा आएगा, बिकॉज ज्यादा इधर से अट्रैक्ट करेगा इस चार्ज को, इधर पास में पड़ा हुआ है। बट व्हाट यू हैव टू लर्न इज कि लेकिन जो बाहर चार्ज होता है ना वो सिमेट्रिकली ही अरेंज होता है। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर, सिमेट्रिकल। समझ में आई ये वाली बात जो है कि बस ये याद करना है कि अगर तुम सेंटर की बजाय कहीं और रखते हो चार्ज को, तो अंदर वाले सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ये असिमेट्रिक होगी, लेकिन बाहर वाले पे वो सिमेट्रिकली ही फैलेगा। ये याद रख लेना इस बात को। तो इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इससे इंपैक्ट ये पड़ेगा कि अगर मैंने तुमको बोला फाइंड द फील्ड एंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, कि सेंटर के ऊपर अब फाइंड करो, ठीक है, तो तीनों इंडिविजुअल के कारण निकाल के देखते हैं। देखो, फील्ड एट पॉइंट ओ, ये मान लो डिस्टेंस आर है, ये इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है कुछ, ठीक है, तो किस क्यू के कारण कितनी आएगी? क्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इतनी आएगी। सेंटर के ऊपर पूछ रहा हूं, इंडिविजुअल के कारण मैंने निकाल दी, मैं गॉस लॉ नहीं अप्लाई कर रहा हूं, मैं सिंपली तीनों का अलग 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 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बाकी दोनों की बात करते हैं, इसकी तो मैंने फील्ड डील कर ली, यहां पे इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों में से ना इसकी फील्ड तो आएगी यहां पे 0, क्योंकि वो तो सिमेट्रिकली फैला हुआ है बाहर वाला, तो वो तो कैंसिल कर देगा। क्या इसकी फील्ड 0 हो पाएगी? नहीं। तो इसका आंसर ये नहीं रहेगा। मतलब अगर तुम सोच रहे हो कि इन दोनों की तो फील्ड 0 बन जाएगी यहां पे क्योंकि वो अलोंग द सरफेस है, तो 0 नहीं होगी। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर, प्लीज इसको ध्यान से देख लेना।
एक रिंग लेता हूं अगर मैं, या एक स्फीयर, हॉलो स्फीयर लेता हूं, तो इसके चलते सेंटर पे फील्ड कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। बट यहीं पे अपनी इस रिंग या फिर इस हॉलो स्फीयर को ऐसा हॉलो स्फीयर हो, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसकी फील्ड कितनी है, क्या ये 0 है? यहाँ पे फील्ड इज नॉट 0, बिकॉज इधर वाले चार्जेस के कारण जो फील्ड बनेगी वो ज्यादा बनेगी, इधर अमाउंट ऑफ चार्ज कम है। तो जब नॉन सिमेट्रिकली है तो हमारी E नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर, कि हमारे पास यहां पे जो चार्ज है ना, बाहर वाला चार्ज है, उसकी तो फील्ड यहां 0 हो गई, लेकिन माइनस क्यू की भी कुछ ना कुछ फील्ड आएगी। फिर तुम बोलोगे सर कैसे निकालेंगे? नहीं निकालना, तुम लोग को नहीं निकाल सकते तुम, इसीलिए इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा तुमको, समझ रहे हो? न्यूमेरिकली नहीं पूछेंगे कि ओ के ऊपर क्या है, बस तुमको कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल पूछ लेंगे यहां पे, ठीक है? ट्रू फॉल्स में आ गया, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द फील्ड इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तुमको एक गलत रखना है कि नहीं है ये, क्योंकि ये इसके कारण फील्ड 0 नहीं होगी। समझ में आ गया? असर्शन रीजन आ सकता है इसके ऊपर, याद हो जाएगा सबको ये बात? ठीक है। तो एक तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि थिन शेल में भी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए हो सकती है हमको, ठीक है? थिन में भी तो चाहिए पड़ेगी अब डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए। तो अल्टीमेटली मैं ऐसा बोलूंगा, कब नहीं चाहिए होती हमको? तब डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है जब थिन शेल है एज वेल एज वो सिमेट्रिकली प्लेस करे हुए तुमने चार्ज, ठीक है? समझ आ गई कि थिन एंड सिमेट्रिकल केस जब होगा तब तुमको डिस्ट्रीब्यूशन, देखो थिक में तो तुमको करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट, और जब अनसिमेट्रिक केस आ जाएगा उसमें भी करना पड़ेगा। जब तुम्हारा थिन एंड सिमेट्रिक केस आ जाए, यू डोंट हैव टू लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन, तुम डायरेक्टली उसको कर सकते हो। समझ में आ गई ये चीज जो है? ओके, तो ये हो गया। तो अब हम लोग दो छोटे छोटे आसान से कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, एक होगा अर्थिंग और दूसरा होगा कनेक्टिंग टू कंडक्टर्स, ठीक है? बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं, लेट्स क्विकली लुक एट इट। पहला है अर्थिंग। अर्थिंग क्या बोलता है कि जब हम किसी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर देने को, ये साइन रिप्रेजेंट करता है कि हमने इस कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अच्छा, मैं कंडक्टर को कनेक्ट क्यों कर रहा हूं, क्यों इंसुलेटर को क्यों नहीं? क्योंकि इंसुलेटर करके होगा क्या, चार्ज थोड़ी ना फ्लो हो जाएगा उसमें से। अब कंडक्टर को कनेक्ट किया, अब या तो चार्ज मेरा कंडक्टर से अर्थ में जाएगा या फिर मेरा अर्थ से कंडक्टर में जाएगा, ठीक है जी? अब वो किस पे डिपेंड करेगा? दोनों के पोटेंशियल पे। अर्थ का पोटेंशियल हमेशा होता है 0, तो इसमें चार्ज या तो इधर से इधर या इधर से इधर तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक हमारी बॉडी का भी चार्ज कितना नहीं हो जाता? 0 नहीं होता। जैसे ही मेरी बॉडी का चार्ज, जब बॉडी का पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो चार्ज फ्लो करना बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? और सर बॉडी के पूरे सरफेस का कि जिस पॉइंट को कनेक्ट किया उसका? इट्स वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। अगर इसका 0 हो रहा है तो मतलब सारे सरफेस का ही 0 हो रहा है, ठीक है? ये चीज क्लियर है? तो जब हमारा बॉडी का जो सरफेस है, जब उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो चार्ज फ्लो करना बंद हो जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन होती है, दैट पोटेंशियल ऑफ द सरफेस, पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बिकम 0 व्हेन यू अर्थ इट, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है? अर्थ को एक तरीके से तुम रिजर्वॉयर मान के चलो कि अर्थ में जितना मर्जी चार्ज एब्जॉर्ब, जितना मर्जी चार्ज अर्थ ले भी सकता है और जितना मर्जी चार्ज प्रोवाइड भी कर सकता है, ठीक है? क्लियर है? एंड ना एक जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यूज में, अर्थ इज अ, ऑप्शंस आएंगे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, नन ऑफ दीज। आंसर आएगा कंडक्टर। अर्थ एक कंडक्टर है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है? सिंपल है ये कंसेप्ट, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट हो गया ये तो, कि Vp इज इक्वल टू 0, एंड साथ में लिख लो चार्ज कैन चेंज, कि चार्ज चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, क्योंकि मान लो अगर बॉडी का पोटेंशियल पहले ही 0 हुआ तो फिर चेंज होने की जरूरत नहीं है, बट इफ इट इज नॉट 0 इट विल चेंज,
चार्ज कैन चेंज, इधर इट विल फ्लो टुवर्ड्स द कंडक्टर और अवे फ्रॉम द, कंडक्टर से बाहर निकल जाएगा चार्ज। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, तो मेरे पास यहाँ पे दो अगेन थिन शेल्स हैं। अंदर वाले को हमने Q1 चार्ज दिया और बाहर वाले को हमने Q2 चार्ज दे दिया। इसका रेडियस A है, इसका रेडियस B है, और ऐसा करने के बाद मैंने बाहर वाले को अर्थ कर दिया, बाहर वाले सरफेस को। तो क्वेश्चन है फाइंड फाइनल चार्जेस। नाउ फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे अंदर वाले सरफेस को हमने कुछ भी छेड़ा नहीं है, तो उसका चार्ज अभी भी कितना रहेगा, Q1 रहेगा। सिर्फ चेंज किसका होगा, बाहर वाले चार्ज। बाहर वाले को कनेक्ट किया तो बाहर वाले का चेंज हो गया। मान लो ये Q2 से चेंज होकर कितना बन जाता है, X। ये तब तक चेंज होता जाएगा जब तक कि हमारा Vp कितना नहीं हो जाता, 0। ठीक है, अब P पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं। Q1 के कारण पोटेंशियल कितना आएगा, Q1 के तो बाहर पड़ा हुआ है, तो आई विल सिंपली से KQ1 अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है इसका, B डिस्टेंस है, तो KQ1 अपॉन B। क्या ये चीज समझ में आ गई? और Q2 के कारण तुम बोलोगे सर ये तो सरफेस पे आ गया पॉइंट, हम आपने अंदर और बाहर तो निकालना सिखा दिया, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ा कि सर Q1 अगर आपने ये तो बता दिया कि यहां पे अगर अंदर निकालना है तो KQ1 अपॉन कैपिटल R, बॉडी का रेडियस, स्फीयर का रेडियस लगता है। जब बाहर निकालते हैं तो KQ1 अपॉन स्मॉल r लगता है, डिस्टेंस लगता है। तो क्या ही फर्क पड़ना है, कोई बात नहीं है। तुमसे अगर मैंने बोल दिया कि सरफेस पे बता दो, तो सरफेस पे डिस्टेंस और r ये तो दोनों बराबर ही हैं, डिस्टेंस भी वही है, रेडियस भी वही है, तो कुछ मर्जी डाल दो। तो मतलब इफेक्टिवली यू कैन सिंपली से कि सरफेस के ऊपर भी कितना होता है, KQ1 अपॉन R। चाहे ये एक्सप्रेशन यूज करो चाहे ये एक्सप्रेशन यूज करो, R तो R के बराबर ही है सरफेस पे। तो सरफेस के ऊपर P के ऊपर अब ड्यू टू दिस बॉडी कितना आएगा, KX अपॉन B इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, बस सॉल्व कर दिया। KBB, X कितना निकल के आया, X निकल के आ चुका है हमारा -Q1। इसका मतलब ये हुआ कि जो X है ये -Q1 है। जो चार्ज हमारा पहले Q2 होता था वो -Q1 हो चुका है। समझ में आया? तो चेंज कितना हुआ हमारा, अर्थ के अंदर कितना चला गया चार्ज, फिर हाउ मच चार्ज हैज गॉन टू अर्थ। अर्थ को कितना मिला चार्ज, यहां पे अर्थ को मिला Q1 प्लस Q2, क्योंकि इसके पास Q2 था। अब कितना रह गया, -Q1। तो बहुत सारा चार्ज लूज कर दिया, पहले तो Q2 से 0 गया, फिर -Q1 तक गया, मतलब इफेक्टिवली Q2 माइनस Q1 करके। तो चेंज कितना आया चार्ज का, चेंज आया Q1 प्लस Q2 चेंज आ चुका है। इतना चार्ज अर्थ को चला जा चुका है ना। मैं बोल रहा हूं चार्ज अर्थ को गया, प्लीज पर इस चीज का ध्यान रखना कि अगर मान लो ये हमारा +5 है और ये बाद में -3 हो गया, तो अर्थ को कितना चार्ज गया, 8 कूलम्स चार्ज गया। हाँ, लेकिन जब मैं पूछूंगा कि क्या फ्लो हुए हैं, तुम्हारा जवाब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए हैं। कहां से कहां, अर्थ से उधर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए हैं। इस चीज का ध्यान रख लेना, ठीक है, क्योंकि इसका पॉजिटिव का नेगेटिव बना दिया गया चार्ज, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं, कहां से, अर्थ से मिले। क्लियर होगी बात? अगर बात हम इलेक्ट्रॉन्स की तरफ बात करते हैं, हमेशा बोलते हैं कि अर्थ से उसमें इलेक्ट्रॉन चले गए हैं इसमें, ठीक है। किसी को यहां कुछ भी पूछना है क्या? मैं ये तो रियलाइज कर देता हूँ, सरफेस वाली चीज तो ऑब्वियस है। जिसका ये क्वेश्चन हो गया ना, इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना। दोबारा क्या डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि ये जो मैंने आउटर सरफेस को किया था, अंदर वाले सरफेस को अर्थ कर देना।
ठीक है, आउटर की बजाय अंदर वाले सरफेस को कर दो। जल्दी से फिर दोबारा से इसको सॉल्व करो। नोट कर लिया था वैसे सबने? क्या कर रहे हो अभी? मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है इसमें। हो गया? आगे बढ़े, चलो जल्दी सॉल्व कर देते हैं इसको। तो पी पॉइंट के ऊपर एक्स के चलते कितना आएगा, के एक्स अपॉन ए प्लस के इंटू क्यू टू अपॉन बी इज इक्वल टू 0। ये समझ में आता है? ठीक है, के से के कैंसिल, एक्स हमारा निकल के आ गया माइनस ए अपॉन बी टाइम्स ऑफ क्यू टू। एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी टाइम्स ऑफ क्यू टू। ठीक है, अच्छा और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे ना? ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे आई गेस। जैसे ये वाले क्वेश्चन में ऑब्वियसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर मुझे करनी है तो क्या बनेगी कि ये 0 है, ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे Q2 प्लस एक्स। ठीक है, और x की वैल्यू हमने निकाल दी है। और अगर तुम पिछले क्वेश्चन में जाओगे तो उसमें हमारी क्या वैल्यूज आई थी, आई थिंक कुछ ऐसा निकल के आया था कि इसके पास तो Q1 था और ये हमारा अल्टीमेटली ये कितना बन गया था, माइनस Q1 निकल के आया था ना, x हमारा माइनस Q1 निकल के आया था। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, 0 Q1 माइनस Q1 और फाइनली फिर से 0। तो ये पिछले क्वेश्चन की चार्ज फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन इन लास्ट क्वेश्चन, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया क्लियर? चलो तो ये था कनेक्टिंग टू, ये था हमारा अर्थिंग। अब हम लोग करने जा रहे हैं कनेक्टिंग टू कंडक्टर्स। जल्दी से हेडिंग बनाओ, कनेक्टिंग टू कंडक्टर। कनेक्टिंग हमारे पास यहां पे दो कंडक्टर्स हैं मान लो, और इनके पास मान लो पहले Q1 चार्ज था, इसके कनेक्ट करने से पहले ऑब्वियसली, ठीक है, और इसके पास पहले Q2 चार्ज था। फिर हमने बाद में इनको दो वायर से जोड़ दिया। अगेन ये कंडक्टर्स हैं तभी चार्ज कंडक्ट होगा, तो इसको एक वायर से जोड़ दिया। ठीक है, अब फिर क्या होगा कि दोनों के बीच में एक से दूसरे में चार्ज फ्लो होता रहेगा। और कब तक फ्लो होता जाएगा, जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। जब तक हमने यही चीज हमने कंडक्शन में पढ़ी थी पहले लेक्चर में, हाउ टू मेक चार्ज, हाउ टू बेसिकली क्रिएट अ चार्ज बॉडी। उसमें हमने कंडक्शन एक मेथड पढ़ा था कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक फ्लो करता रहेगा। एंड मैंने ये भी बताया था कि अगर दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हो एकदम,
तो दोनों में फाइनली इक्वल इक्वल चार्ज आ जाता है, अदरवाइज अनइक्वल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी शेप, साइज, उनका रेडियस एंड ऑल सब कुछ, है ना। नाउ तो अगर ये चार्ज हमारा कुछ चेंज होके x हो जाता है, ये हमारा चेंज होके कुछ लेट से y हो जाता है, या तुम ऐसा बोल दो इसको तुम Q1 माइनस एक्स ले लो, उसको तुम Q2 प्लस एक्स ले लो। सिंगल वेरिएबल में डील करना चाहते हो, अगर दो वेरिएबल्स में डील करना है तो एक बहुत ही बेसिक सी इक्वेशन बना देना। फिर पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये तो समझ में आ रहा है? yes. क्योंकि चार्ज तो ट्रांसफर हो रहा है, लूज थोड़ी हो रहा है या गेन थोड़ी हो रहा है। तो ये कहां से आ गई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोल सकते हो इस इक्वेशन। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यू हैव दिस इक्वेशन, राइट। एंड सेकेंड इक्वेशन ये बोलेगी कि अगर इन पॉइंट्स को मैं नाम दे दूं, P पॉइंट है, ये मेरा Q पॉइंट है, ये तब तक हमारे x एंड y तब जाके स्टेबल हो जाएंगे जब हमारा Vp कितना हो जाएगा, Vq के बराबर। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब इस चीज का ध्यान रखना है, जनरली ना तुमको क्वेश्चन में, जनरली बोल रहा हूं नॉट ऑलवेज, इन दोनों जो कंडक्टर्स हैं इसको तुमको दे देते हैं कि बहुत दूर पड़े हुए हैं, लार्ज डिस्टेंस के ऊपर पड़े हुए हैं। क्यों ऐसा दे देते हैं, ये बताने के लिए कि अगर तुम्हें P पे पोटेंशियल निकालना है वो सिर्फ इसके कारण आएगा, Q पे पोटेंशियल निकालना है वो सिर्फ इसके कारण आएगा। बट अगर पास पास पड़े हुए, याद करो जैसे हमने एक रिंग्स वाला क्वेश्चन किया था, याद है कि हमारे पास दो रिंग्स हैं, मैंने बॉडी को यहां से यहां मूव करना है, तो मुझे जब यहां पोटेंशियल चाहिए था, क्या मैंने सिर्फ इसके कारण निकाला था? नहीं, यहां पे पोटेंशियल भी दोनों के कारण आया था और यहां भी पोटेंशियल दोनों के कारण आया था। सही है? तो अगर तो पास पास पड़े हुए हैं तो फिर तो तुमको दोनों के पोटेंशियल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो दोनों के कारण आएगा क्योंकि वो पास में पड़ा हुआ है। बट अगर लार्ज डिस्टेंसेस हैं तो यहां पोटेंशियल सिर्फ इसके कारण आएगा, यहां पोटेंशियल सिर्फ इसके कारण। क्या समझ में आ गया? एंड काफी क्वेश्चन में होता है, लार्ज डिस्टेंस देते हैं। इज इट क्लियर? तो Vp इज इक्वल टू Vq। आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। तो ये दो कंडीशंस रहती हैं जब हम कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं। अर्थिंग की सिर्फ एक कंडीशन थी, पोटेंशियल जीरो करना। यहां पे चार्ज, एक तो दोनों का चार्ज इक्वेट कर देना, जो पहले था सम, बाद में सम कर देना, एंड दोनों का पोटेंशियल को इक्वल कर देना, हो जाएगा। आगे बढ़े तो अब इसको यूज करके क्वेश्चन करो। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है जी। इसको Q1 चार्ज दे रखा है, इसको Q2 चार्ज दे रखा है। मैंने इन दोनों को कर दिया कनेक्ट, तो चार्जेस इनके थोड़े चेंज हो जाएंगे। मान लो इसका रेडियस A था, इसका रेडियस कुछ B था। बताना है मुझे कि फाइनली कितने कितने चार्जेस होंगे। अगर ये X हो गया चार्ज, ये Y हो गया, आई एम सपोज टू फाइंड आउट व्हाट आर द फाइनल चार्जेस, एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि ये सेपरेटेड है बाय लार्ज, इनफिनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, क्विकली सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन Vp इज इक्वल टू Vq, कि इसका पोटेंशियल इसके बराबर। अब यहां पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है वो सिर्फ इसके कारण आएगा क्योंकि वो तो बहुत दूर पड़ा हुआ है, तो सिंपली kx अपॉन a, और दिस शुड बी इक्वल टू ky अपॉन b। क्या ये समझ में आ गया? अब k से k कैंसिल कर दो, बस x has come out to be equal to a upon b times of y। ये आ गया। दो इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करके चेक करके देखो कि आंसर ये बन रहा है दैट x इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस b टाइम्स Q1 प्लस Q2, and y will come out to be b upon a plus b into Q1 plus Q2। ये आंसर आएंगे।
हो गया? ठीक है, आगे बढ़े, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर दो। लगभग वैसा ही है, बस इस बार उन दोनों को मैं कंसेंट्रिक बना रहा हूं। मतलब अब दोनों का पोटेंशियल एक दूसरे के कारण भी आएगा और वो हमको निकालना आता ही है, काफी प्रैक्टिस कर ली हमने। ठीक है जी, अगेन इसको हमने दिया Q1, इसको हमने दिया Q2, इसका रेडियस A है, इसका रेडियस B है। ओके, एंड हमको गिवन है क्वेश्चन में कि हमने इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो ये Q1 जो है हमारा, ये Q1 हमारा चेंज होके मान लो बन गया X, ये चेंज होके बन गया Y। क्वेश्चन यही है, फाइंड X एंड Y, फाइंड फाइनल चार्जेस। जल्दी से इसको सॉल्व करो, एंड सॉल्व करने के बाद आंसर को ध्यान से देखना क्या आता है, और उस आंसर को फिर लॉजिकली सोचना कि ये क्यों आया। कि क्या बिना सोचे भी, बिना सॉल्व किए भी हम सोच सकते थे? पहले निकालो, लेकिन पहले मैथमेटिकली सॉल्व करो। चलो मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो पहले अपना सॉल्व करके फिर देखना, ठीक है? हम्म। ये इक्वेशंस बन गई। यहां पोटेंशियल देखो, इसके तो सरफेस पे आ गया तो के एक्स अपॉन ए, लेकिन इसके अंदर आ गया तो के एक्स अपॉन बी। जब मैं क्यू पे निकालूंगा, इसके कारण के एक्स अपॉन बी डिस्टेंस, और ये भी इसका रेडियस के एक्स अपॉन बी, के वाई अपॉन बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी में के और के हटा दो, तो x अपॉन a इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी, विच मीन्स x इज इक्वल टू 0। ये मतलब होता है ना इसका, अगर मैं बोलूं x अपॉन a इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी, मतलब x इज इक्वल टू 0, तभी सेटिस्फाई करेगा। और अगर x 0 है तो y कितना आ गया हमारे पास, Q1 प्लस Q2। तो ये आंसर्स है हमारे, दीज आर माई आंसर्स, कि x 0 है और y हमारा Q1 प्लस Q2 है। अब जल्दी से इसको लॉजिकली सोच के बताओ कि ये आंसर क्यों आया, कि ये आंसर क्यों आया। इफेक्टिवली इफेक्टिवली ये वाला चार्ज बाहर चला गया सारा। क्यों हुआ ऐसा? एक तरीके से कंडक्टर ही तो है ये। मतलब जब हमने ये चीज पढ़ी हुई है, हमने ये बात करी हुई है पहले कि मेरे पास ये एक मटेरियल है, मटेरियल को अगर मैं अंदर कुछ भी नहीं रखता हूं, तो मैं जो भी इसको चार्ज दूंगा वो कहां जाएगा, बाहर जाएगा अल्टीमेटली। और बाहर जाने का रीजन क्या होता है? तो वही, ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो सके। वो चाहता है चार्ज को जितना दूर से दूर रखना है उतना वो कोशिश करता है। तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू जो हमने अभी अभी पढ़ा। इन दोनों बातों में कुछ फर्क ही नहीं है। एक तरह से ये वायर किसका काम कर रही है, मटेरियल का काम कर रही है, कि वो जो मटेरियल का काम क्या था, बाहर कंडक्ट करके भेज देना, वो कौन कर देगा? दिस एंड दिस इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग, कोई फर्क ही नहीं। तो ये सॉल्व करके भी आ गया हमारे पास। तो एक चीज और अच्छे से समझ में आ गई कि वहां पे सारा चार्ज बाहर जाता था, तुमको मैंने कैसे समझाया, रिपल्शन से समझाया। ठीक है, वही चीज यहां पे बन गई कि
पोटेंशियल दोनों का इक्वेट हो जाएगा एंड सेम आंसर तुम्हारा यहां से बन गया। तो जब भी ये चीज होगी, एक वायर लगा दोगे तो वो सारा चार्ज बाहर भेज देगी। हाँ, अगर यहाँ पे क्यू अलग से रखा होगा फिर वो अलग सिचुएशन है, फिर तो ये वो वाली सिचुएशन बन जाएगी जब तुमने बीच में क्यू रखा हुआ है, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ वो सारा के सारा चार्ज बाहर भेज देगा। सो लिख भी सकते हो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बना के, लिख लो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लिख लो। सो वायर behaves like a here wire behaves like a conducting material, so entire charge goes out on the surface, so entire charge goes outwards. ठीक है, तो बस अब आज के आखिरी 2 क्वेश्चंस करते हैं, रैप अप द क्लास। पहला क्वेश्चन तो ये है, तो हमने इसको चार्ज दे रखा है Q1, इसको दे रखा है Q2, इसको दे रखा है Q3। ठीक है जी, इसका रेडियस है A, इसका रेडियस है B, इसका रेडियस है C। तो क्वेश्चन अब यहां पे है कि आई हैव कनेक्टेड फर्स्ट एंड द थर्ड बॉडी। ये जब मैं ये साइन बनाऊं ना, इसका मतलब होता है कि वायर ऊपर से जा रही है, इससे सेकंड से कनेक्टेड नहीं है, वायर इससे ऊपर से जा रही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन करना है अभी। दूसरा जो क्वेश्चन करना है, इतना तो है ही है, एडिशनली सेकंड वाले को अर्थ भी कर देना, तो वो दोनों चीजें मिक्स भी हो जाएंगी, अर्थिंग एंड कनेक्टिंग टू कंडक्टर। समझ में आ गया? एक तो ये क्वेश्चन और एडिशनल इतना रखना ही है, साथ में कंडक्ट। पहले ए पार्ट कर लो इसका, दूसरे पार्ट की बात। तो ध्यान रखना कि Q1 को चेंज कर देना, मान लो X कर दो, Q3 को चेंज कर दो, Y कर दो, लेकिन Q2 को चेंज मत करना। ठीक है, क्या ये इक्वेशन बन गई? ठीक है, तो सॉल्व करके ना कुछ ऐसा बनेगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x निकल के आएगा तुम्हारे पास Q2
A अपॉन B टाइम्स ऑफ Q2 B माइनस C अपॉन C माइनस A, ऐसा कुछ आ रहा है? B माइनस C अपॉन C माइनस A, ऐसा ही कुछ आ रहा है। और बस कुछ नहीं है फिर तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, y इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 माइनस दिस थिंग दैट इज A बाय B इंटू Q2 अपॉन B माइनस C अपॉन C, दिस इज y। तो ये आंसर्स बनेंगे। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ जी, अबे ये इक्वेशन क्लियर है, सेकेंड इक्वेशन में डाउट है, ये भी क्लियर है। फिर तो मैथ्स, फिर मैं क्या बताऊं, इसको दोनों को सॉल्व करो। इसमें देखो एक ही वेरिएबल है ना x, y तो हट गया काट के, x निकाल दो, x इतना आ जाएगा, फिर इस x को यहां पुट कर दिया तो y आ गया। अगला पार्ट करें इसका, नोट कर रहे हो या हो गया? ठीक है, अगला पार्ट, अब इसको कर देते हैं अर्थ। अच्छा, अगर अर्थ कर देंगे ना तो ये Q2 भी हमारा चेंज हो जाएगा, मान लो Z हो जाता है। ठीक है, डोंट वरी, थोड़ा ऊपर नीचे होगा ना, Q1 Q2 Q3 X Y Z, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को नेमिंग से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नाउ पहली इक्वेशन तो अभी भी सेम रहेगी, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू X प्लस वाई, स्टिल द सेम थिंग। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन में अभी भी मुझे पोटेंशियल को इक्वेट करना है, लेकिन पोटेंशियल में बस इस चीज का ध्यान रख लेंगे कि अब मैं ये जो Q2 है, Q2 की जगह पे यहाँ पे क्या डाल दूंगा, y नहीं z, और यहाँ पे भी Q2 की जगह पे z। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, अब हमको एक और इक्वेशन चाहिए, बिकॉज वेरिएबल 3 हो गए, और वो इक्वेशन कहां से आएगी, अर्थिंग। दैट इज कि अगर ये पॉइंट R है तो VR इज इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, मैं इतने पार्ट को हटा देता हूं, ये जो आंसर लिखा था मैंने, अब बस मुझे VR को 0 कर देना है, थर्ड इक्वेशन में यहां से लेके आऊंगा। अब VR निकालते हैं, VR पोटेंशियल x के कारण आएगा kx अपॉन बी, क्योंकि बाहर है इसके, kx अपॉन बी, और z के कारण आएगा kz अपॉन बी अगेन, लेकिन जो y है उसके कारण क्या आएगा, ky अपॉन सी, दिस इज इक्वल टू 0। यहां कुछ पूछना है किसी को? थर्ड इक्वेशन समझ में आ गई, ये थर्ड इक्वेशन है मेरी। अब सॉल्व तो घर पे कर लेना अपने आप, ये 3 इक्वेशंस है x y एंड z में। किसी को कंसेप्ट में कोई डाउट है? देखो R पे मुझे चाहिए तो Q1 के भी बाहर है, और Q2 के लिए भी पूरा पूरा रेडियस लगेगा B, मतलब इन दोनों के लिए तो B एंड B लगेगा, लेकिन थर्ड के अंदर चला जा चुका है तो वो थर्ड का रेडियस जो है C लग जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, तो इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टडिंग कंडक्टिंग प्लेट्स। कोई नहीं, देखते हैं, डिस्कस